हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स टू दीज वीडियो सीरीज एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर योर ईपीएफओ एग्जाम्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो दीज क्वेश्चंस दे टेंड टू बी निग्लेक्टेड। हमें लगता है कि ये बहुत फैक्चुअल पार्ट है, तो आर्टिकल से, शेड्यूल से, अमेंडमेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट वी डू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी इन दीज टॉपिक्स एज वेल। कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को यूपीएससी जो है इट डिवाइड्स अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। तो इजी लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं। सो एज फार एज आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स आर कंसर्न, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी हो सकते हैं। सो दे कैन बी इजी और मॉडरेट। डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, दे कैन बी इजी और मॉडरेट, बट स्टिल दे आर रेलिवेंट। तो इस टॉपिक पे हम देखते हैं इस वीडियो में दैट विच ऑल क्वेश्चंस यू कैन परफॉर्म। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है देन यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इफ यू फील कि आपका कंसेप्ट और फैक्चुअल पार्ट अच्छा है लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की जरूरत है, देन अगेन वी हैव अ टेस्ट सीरीज for joining which you can click out link in the description. So let us see. Question number 1. Consider the following constitutional provisions. First Article 15, then Article 17, then Article 21 and then Article 42. Which among the following are related to disabled persons? थोड़ा सा ट्रिकी एप्लीकेशन पार्ट टेस्ट करते हैं क्वेश्चंस आपकी बिफिटिंग द यूपीएससी। तो इन चारों में से कौन से आर्टिकल हैं जो किसी ना किसी तरह डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड है? 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 और ऑल ऑफ द अबव। नाउ सी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपने ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में मिनिमम 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, मिनिमम 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, 3, 3, 3 and 4, यानी कि मैक्सिमम एक ऑप्शन इसमें से गलत हो सकता है, मैक्सिमम, या हो सकता है कोई भी ना हो। सो नाउ यू हैव टू थिंक दैट वे कि इनमें से 3 तो मिनिमम है जो डिसेबल्ड पर्सन से कनेक्टेड है ही, एक है मैक्सिमम जो नहीं है। सो आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस इट इज। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, सो यस यू कैन नॉट ट्रीट एनी पर्सन एज अनटचेबल इवन इफ इट इज अ डिसेबल्ड पर्सन। Article 21, right to life and personal liberty, again. Article 42, not so. Article 42 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आर्टिकल है जो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्संस की बात नहीं करता, तो आपका आंसर हो जाएगा C 1, 2 and 3. So Article 15, Article 17 we know. जो Article 41 है that talks about disabled persons. Article 41 कहता है the state shall make effective provisions for securing right to work, education and public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement. डिसेबल्ड लोगों के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो आर्टिकल 41 में है, ना कि आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, तो ये डिसेबल्ड पर्संस के लिए स्पेसिफिकली बात नहीं करता। सो योर आंसर बिकम्स 3. Question number 2. At present, the 8th schedule of the Constitution does not specify which of the following languages. 8th schedule में कुल 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसमें नहीं स्पेसिफाई की हुई है, नॉट स्पेसिफाइड? 1 कश्मीरी, 2 संस्कृत, 3 राजस्थानी, 4th ओडिया। तो आपके आंसर्स हैं 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 3 ओनली, या फिर 1, 3 and 4। यस, इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस है जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड नहीं है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन इट इज। देखिए, जब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल का हिस्सा है। सो कश्मीरी इज देयर, ओडिया इज देयर एंड संस्कृत इज ऑल्सो देयर। तो कश्मीरी, ओडिया और संस्कृत अगर तीनों हो गई तो बची राजस्थानी। राजस्थानी इज नॉट अ लैंग्वेज विच इज देयर इन द 8th शेड्यूल, तो आपका आंसर हो जाएगा C 3 ओनली। बाकी सारी लैंग्वेजेस असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी,
Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. These are the 22 languages in the 8th schedule. Question number 3. The economic liberalization efforts of government have a bearing upon which of the following parts of the constitution. Now again in this video I have 2-3 questions which were repeated in certain previous videos. जो बहुत पहले हमने कुछ videos की थी उसमें से 2 या 3 question इसमें repeat इसलिए किए गए हैं so that you can have an idea कि क्या आप उन questions को revise करते हैं, do you have a grip on those, या क्या आप पहले सही करके अब गलत तो नहीं कर रहे, और did you revise at all. So a self checking mechanism. तो कौन कौन से constitution के parts हैं जिनका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे किसी ना किसी तरह का इम्पैक्ट है. पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर ऑल 3. इनमें से कौन से पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट करते हैं. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज. राइट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का इन पे किन किन पार्ट्स पे इंपैक्ट है. लेट अस सी. फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं, राइट टू डू बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, इन सब की बात करता है फंडामेंटल राइट्स. हम सबको राइट है, हम कोई भी बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं. तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ कोर्स इससे ये जरूरी है कि अगर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करनी है तो ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए. सो यस, पार्ट 3 का इज एन आंसर. नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि पार्ट 4 की बात करें तो आर्टिकल 39B और 39C ये सोशलिस्टिक आर्टिकल्स हैं. ये कहते हैं कि सरकार को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि वो एक जगह इकट्ठी हो जाए. सो यस, इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है चाहे वो नेगेटिव है, इम्पैक्ट इज देयर. एंड अगर हम पार्ट 4A की बात करें यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, वो तो बाय नेचर है ही सोशलिस्टिक. तो पार्ट 4A ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल ऑन दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल 3. All 3, D is your answer. Question number 4, straightforward. The special provisions in Article 371G of the Constitution relate to which state? Article 371 के अंदर बहुत सारे सब आर्टिकल्स हैं, 371A से लेकर 371J तक. तो उन सब का आपको याद होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में कौन सी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन दी गई है. So 371G कौन सी स्टेट के लिए है? जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड. जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड. See, 371 is for Bombay and Gujarat. I mean Maharashtra and Gujarat. Then 371A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A जो है that is for नागालैंड, असम, मणिपुर. D और E ये दोनों है आंध्र प्रदेश के लिए. F है सिक्किम के लिए. देन मिजोरम, अरुणाचल, गोवा एंड फाइनली जे है हैदराबाद, कर्नाटका. So these are the articles that have some special provisions under part 21. तो अब ये पूछ रहे हैं आर्टिकल 371G, which answer is मिजोरम. इट इज़ वेरी फैक्चुअल, आई एडमिट, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं बिकॉज आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट्स ये आपको याद होने चाहिए. जैसे शेड्यूल्स आपको 12 हैं, सभी याद होने चाहिए. पार्ट्स 22 हैं, 25 हैं, वो सारे याद होने चाहिए. आर्टिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज ऑल द 450 आर्टिकल्स, बट रैंडमली देयर आर एटलीस्ट 60 to 70 आर्टिकल्स विच यू शुड बी वेल वर्स्ड विद. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मिजोरम. Question number 5. Under the second schedule, which of the following positions are entitled to emoluments, allowances, privileges and so on?
देखिए सेकंड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फंक्शनरीज की सैलरीज और अलाउंसेस की डिटेल बताई गई है। तो इनमें से कौन है जिनके बारे में वो बताया गया है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स। 1, 2 एंड 3, 2 एंड 4, 1, 3 एंड 4 और 1 एंड 3। इनमें से कौन से वो फंक्शनरीज हैं जिनकी सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स हमें सेकेंड शेड्यूल में बताए गए हैं? सो सी, प्रेसिडेंट के बताए गए हैं, गवर्नर्स के बताए गए हैं, बट प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स नॉट रियली। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। सो डी इज योर आंसर। सो सेकेंड शेड्यूल में किस किस की सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स बताए गए हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, then speaker and deputy speaker of state legislative assemblies and chairman and deputy chairman of state legislative councils, then judges of supreme court and high court and CAG। सिर्फ इन सब के लिखे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सेकंड शेड्यूल में कवर नहीं होते हैं। ऑलराइट, इनके लिए एक अलग से एक्ट बना होता है जिसमें एमपीज जो है उनकी सैलरी अलग से होती है और जो एमएलएज होते हैं उनकी सैलरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट अलग से एक्ट पास करती है। और सिंस प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स आर एमएलएज एंड एमपीज रिस्पेक्टिवली, सो their salaries are not written in the constitution. Question number 6. The first schedule of the Indian constitution does not pertain to which of the following? First schedule में इनमें से क्या चीजें नहीं आती हैं? Names of states, names of UTs, names of people residing inside the territory of India and territory that may be acquired by government of India at any time. So article जो schedule 1 है basically talks about the territory of the union and state. तो इनमें से क्या क्या है जो उसमें नहीं आता है? 1 and 4, 2 and 3, 3 और 1 and 2। Names of states, yes. Names of UTs, yes. Names of the people residing inside the territory of India. This is impossible. This is not there. ऐसा नहीं है कि हम सेंसस करते हैं और सारे जो 100-125 करोड़ लोग हैं उन सबके नाम हमने फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। थर्ड इज रॉन्ग। अगर आप एक प्लेन रीडिंग भी करेंगे, आपको इसका नहीं भी पता, तब भी आपको पता चल जाएगा दैट थर्ड इज नॉट करेक्ट। टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यस। तो 1, 2 एंड योर आंसर, टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट एट एनी टाइम। सो लेट अस फर्स्ट सी इस एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट शेड्यूल में नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैं और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और नेम्स ऑफ यूटीज है और उनका एक्सटेंट है। सो territories that may be acquired by any time are also not included. I'm sorry, so the answer becomes D, 1 and 2। तो जो states और UTs हैं इंडिया की ऑलरेडी, सिर्फ वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी जाएंगी। that may be acquired नहीं होंगी। अगर मे बी की जगह यहाँ पर होता है territories that have been acquired by the government of India, तो वो आ जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी नई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो that will be added to the first schedule। So next question है हमारा question number 7। Which among the following pairs is or are correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर correctly matched है? First, 25th Amendment empowered the Parliament to amend any part of the Constitution. Second, 91st Amendment limited the size of the Council of Ministers. Third, 52nd Amendment for anti-defection law. And fourth is the 86th Amendment, right to education for children between 6 and 14 years of age। इन चारों में से कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं? वन, 2 and 4, 2, 3 and 4, 1, 2 and 3 और 1, 3 and 4। नाउ अगेन लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। तो मतलब 3 तो सही है, सिर्फ मैक्सिमम एक ही गलत है। मैक्सिमम भी और मिनिमम भी एक ही गलत है। सो इट नैरोज डाउन योर फोकस रियली वेल। तो आपको पता है इन चारों में से एक तो डेफिनेटली गलत है और एक ही गलत है। सो नाउ लेट्स सी, इसमें से 2 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 100% पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज द 52nd अमेंडमेंट जिससे कि एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, एंड सेकंड इज द 86th अमेंडमेंट जिससे कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 21A वाज एडेड। ये दो अमेंडमेंट्स तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो। सो नाउ 91st अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे कि 15% रूल भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट से ये रूल बना दिया गया था कि किसी भी
चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है चाहे वो लोकसभा है, उसमें टोटल जितनी उसकी स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली। तो ये अमेंडमेंट 91 से ही हुई थी। दैट मीन्स 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो जो पहली है, दैट द amendment that empowered the parliament to amend any part of the constitution, वो 25th नहीं 24th amendment थी। So first is incorrect, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 and 4, B is your correct answer। तो जैसे कि अब तक कुल 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं एज ऑफ मार्च 2021। तो ऐसा नहीं है कि आपको 104 की 104 अमेंडमेंट्स याद करनी है, बट there are at least 35 to 40 amendments which are very important। 42nd amendment हो गई, 44th amendment हो गई, then 52nd amendment, 86th amendment, और जो लेटेस्ट 10 amendments हैं वो तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 95th amendment टिल 104th amendment, 94th 95th amendment से लेकर 104th amendment तक जो लेटेस्ट 10 amendments हुई हैं पिछले 10-12 सालों में, वो तो आपको डेफिनेटली सारी पता होनी चाहिए। उसके अलावा भी देर आर 30 to 35 अमेंडमेंट्स। सो कुल मिलाकर 40-45 के करीब अमेंडमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल द 104 अमेंडमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन को डालने का एक तरीका है, अगर कोई प्रोविजन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुई है तो वो डेफिनेटली अमेंडमेंट के थ्रू हुई होगी। तो ये सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन चारों अमेंडमेंट्स का आपको अगर पता होना चाहिए तो आपको उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, सेकंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन, थर्ड रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस रेज टू 62 ईयर्स, एंड फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। इनमें से क्या प्रोविजन सबसे पहले की गई थी, फिर उसके बाद इस सीक्वेंस में आपको लगाना है। लेट अस सी, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स 97th अमेंडमेंट से दिया गया था, जिससे कि पार्ट 9B इंट्रोड्यूस हुआ था, पार्ट 9B, एंड आर्टिकल 243 ZG से लेकर 243 ZT तक ये इंक्लूड किए गए थे। देन स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन 98th अमेंडमेंट से किया गया था। रिटायरमेंट एज जजेस की बढ़ाई गई थी 15th अमेंडमेंट से, बहुत ही पहले कर दिया गया था, एंड वोटिंग एज 21 से बढ़ाकर मिनिमम 18 साल की थी 61st अमेंडमेंट से। यानी कि आपका ऑर्डर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 विल बी द करेक्ट ऑर्डर। सो B इज योर करेक्ट आंसर, 3, 4, 1, 2। Question number 9, a constitutional amendment for which of the following does not require ratification by at least 1/2 of the state legislatures। इनमें से कौन सी अमेंडमेंट है जिसके लिए स्टेट्स की कंसेंट की जरूरत नहीं है? एंड माइंड यू इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई एम वार्निंग यू दैट इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ए, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि आर्टिकल 368 को ही अगर अमेंड करना हो तो क्या उसके लिए स्टेट्स की कंसेंट चाहिए? बी, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। सी, लिस्ट इन द 7th शेड्यूल जो कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, एंड डी, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन चारों में से कौन सी प्रोविजन है जिसको चेंज करने के लिए स्टेट्स की कंसेंट नहीं चाहिए, सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको कर देगी? सो देयर आर वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, एंड वन ऑफ द वेज इज दैट द पार्लियामेंट passes a law but the parliament passes the amendment by special majority and then it goes to the states, और आधे से ज्यादा स्टेट्स का जब कंसेंट मिल जाता है तब वो अमेंडमेंट पास होती है। इनमें से कौन सी अमेंडमेंट है जो उस तरीके से पास नहीं होगी या जिनको उस तरह से पास करने की जरूरत नहीं है? देखिए आर्टिकल 368 में ही ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इसको ही अमेंड करने की प्रोविजन हमने पार्लियामेंट को अकेले को दे दी, then it will amend it because it will reduce the power of the states। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पार्लियामेंट को इतनी पावर हमने दे दी कि आप 368 को ही चेंज कर सकते हो, तो पार्लियामेंट विल चेंज इट एंड देन स्टेट्स विल बिकम पावरलेस एज फार एज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। अगर ये पावर भी सिर्फ पार्लियामेंट को दे दी जाए तो पार्लियामेंट सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर खुद में कॉन्सेंट्रेट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, तो ये भी पार्लियामेंट अकेले अमेंड नहीं कर सकती। देन लिस्ट्स इन द 7th शेड्यूल।
7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। अगर स्टेट्स की कंसेंट के बिना पार्लियामेंट उसे अमेंड कर सके तो सारे के सारे सब्जेक्ट उठा के वो सेंटर लिस्ट में डाल लेगी। तो नो, दिस प्रोविजन ऑल्सो रिक्वायर्स स्टेट कंसेंट। फोर्थ इज मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते वक्त दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट। तो यानी कि स्टेट्स का भी स्टेक है राष्ट्रपति को चुनने में। तो अगर इस मैनर ऑफ इलेक्शन में कोई चेंज करना है तो भी स्टेट से पूछना पड़ेगा। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी डन बाय द पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन। इसका मतलब ये ट्रिक क्वेश्चन इसीलिए था क्योंकि इनमें से करेक्ट आंसर कोई है ही नहीं। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन यू गेट इन एग्जाम तो उसका आपको उस पर रिट पिटीशन डलती है, एरर सामने आ जाता है एंड देन यू गेट मार्क्स, या फिर ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं या फिर किसी को कुछ नहीं मिलता है, समथिंग लाइक दैट टेक्स प्लेस। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में कम आने के चांस है, बट दिस इज जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। इनमें से ये चारों तरह के अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। सो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चेंज करते हुए वी नीड स्टेट्स कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following constitutional amendments has discontinued the reservation for Anglo-Indians in the union and state legislatures? कौन सी अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीटें लोकसभा में रिजर्व करके रखी जाती थी और 1 सीट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व करके रखी जाती थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है? 102nd अमेंडमेंट से, 99th अमेंडमेंट से, 104th अमेंडमेंट से या 101st अमेंडमेंट से? अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि अमेंडमेंट रिसेंटली ही हुई है पिछले कुछ सालों में, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो रिसेंट 8-10 अमेंडमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 102nd अमेंडमेंट जो है, इससे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्रिएट की गई है, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। 99th अमेंडमेंट जो थी, इससे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन क्रिएट की गई थी, जो कि हालांकि एबॉलिश कर दी गई कोर्ट की तरफ से, लेकिन 99th अमेंडमेंट जो है उससे ये बॉडी क्रिएट की गई थी। 101st अमेंडमेंट जो है, इससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। And finally we have 104th amendment which is true for this. तो 104th amendment जो कि जनवरी 2021 में पास की गई है, इससे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2030, 2030 तक के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हर 10 साल बाद जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन एक्सटेंड की जाती थी वो नहीं की गई है, दैट हैज बीन डन अवे विद। तो अब एंग्लो इंडियंस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, ना लोकसभा में ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सो योर आंसर बिकम्स 104th अमेंडमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू डिस्कस। अगर आपको लगता है कि आपने 10 क्वेश्चंस में से 7 या 7+ क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, देन यू आर इन अ गुड प्लेस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके 5 या 6 करेक्ट हुए हैं, देन यू माइट नीड टू टेक अ फ्यू टेस्ट्स। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, द चांसेस ऑफ गेटिंग देम करेक्टेड इंक्रीजेस। फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। एंड अगर आपके 5 से भी कम नंबर बन रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू दैट यू स्टार्ट पॉलिटी अफ्रेश। उसके लिए जो कोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या अगर आपको लगता है कि पॉलिटी मेरी पूरी बहुत अच्छी है लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा होल्ड नहीं है, देन यू कैन जॉइन अ माइक्रो कोर्स व्हिच इज अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, 1 या 2 उसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे। सो ऑल द रिसोर्सेज रिलेटेड टू आर्टिकल, शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास एक सब्जेक्ट का भी कोर्स है, फुल कोर्स भी है। उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल विच वी कॉल माइक्रो कोर्सेज। So there is all levels of customization and functionalities available to you, just depending upon your needs. So thank you, and do let me know your scores in the comment section. Thank you and have a nice day.